हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ आलो आंधारी का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि बेबी जो थी उसको अब अच्छे से उसका जीवन व्यवस्थित हो चुका है, वो अच्छे से रह रही है, लिखने के कार्य पे अच्छा ध्यान दे रही है, उसका बेटा भी अच्छी जगह पे काम करने लगा है तातूस की वजह से। और जब उसके यहाँ पर उसके तातूस के एक बंधु की चिट्ठी आती है बेबी के नाम की, उसके द्वारा जो लिखा हुआ है वो बहुत ही सुंदर है और वो उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे आगे बढ़ाने के बारे में क्या लिखते हैं कि वो बताते हैं कि एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि कहानी का अंत भी तो होना चाहिए। आशा करता हूँ तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने के लिए भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर मेरी लिखावट भी खराब थी और लिखने में भूलें इतनी है कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरे को समझ में नहीं आया था। मैंने तातू उससे पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तो तातूस बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने मुझे समझने की क्षमता ही नहीं दी है मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातूस ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, मतलब परेशान मत हो। तुम अपना सिर्फ काम करो और बस लिखती जाओ और मैं मत दिमाग लगाओ, अच्छे से लिखती जाओ। तातूस की बातों में मैं अनसुनी न करती तो क्या करती, जैसे मुझे घर में काम करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमण दा, सुखदीप दा तो थे ही, उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी मुझे तो चाहते ही थे, मेरे साथ तातूस जैसा व्यवहार ही करते थे। ऐसे में मैं उन्हें एक दिन भूल से तातूस की बात मान दिन की उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई तो एक कांड घट गया। मतलब वो उन सारे जो मित्र थे सुखदीप दा के और ये सब, इनके साथ वो अपने लिखने पढ़ने की बात करती है। रमण दा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने बैठ गया। खाने के पेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। भूख के मारे रमण दा ने उसमें ख्याल नहीं दिया और सब सब्जियां उस पर ले ली। इन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़ के अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा था। वह वहीं बैठा न जाने क्या क्या सोच के खूब हंसने लगा। मैंने तातूस से पूछा, रमणदा किसके साथ बातें करके हंस रहे? तातूस बोले, वो कौन नहीं और कौन है वहाँ पर? मैंने कहा, और तो कोई नहीं है उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहाँ चली गई और देखा कि रमणदा हंसे ही जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ रमणदा? वह कुछ नहीं कहा, बस हंसते रहे। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ, बताओ तो सही। तो वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने प्लेट को तातूस को बताया कि जोर की भूख लगी होने के कारण रमणदा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उसको उल्टी प्लेट में ही खाना शुरू कर लिया। वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की होती थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया था धीरे धीरे, लेकिन मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। वह देखकर तातूस बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही रहोगी? खाली हंसने से ही सब हो जाएगा क्या? मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा क्या? मैंने मैंने कहा कि चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझे नहीं होगा। तातूस बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी है। यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र लिखे, दूसरों के कहने पर दूसरों के लिए। कुछ समझ में नहीं आता मैं कैसे लिखूंगी और क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही लिखूंगी, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तातूस से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातूस बोले, यह तुम ही सोच कर देखो। बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं, मतलब उनका आपको सम्मान करना होगा, सम्मान के शब्दों का प्रयोग करना है तुम्हें। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तातूस बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर में जानती नहीं थी, भी जैसे बन पड़ा मैंने लिख लिया। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए कि मैं यहाँ की किताबों के बाजार में गया था। वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवाक होकर देख रहा था
तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया। जानकर बहुत खुशी हुई, मतलब उसने अब दूसरा खंड भी अपनी रचना का पूरा कर चुकी है बेबी। तुमने बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातू सर बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपेगी। आशा पूर्णा देवी का पाखिर खांचा खांचा और पाखी कैसा लग रहा है। तुम्हें तातूश ने जरूर बताया होगा कि आशा पूर्णा देवी घर के सारे काम काज निपटा कर उस समय चोरी चोरी लिखती थी, जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी, घर से बाहर भी वह बहुत कम निकलती थी। मैं और तातूस दोनों ही आशापूर्णा देवी को लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते थे, जबकि हम में उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं थी। मतलब आशापूर्णा देवी के बारे में उदाहरण दे के बताते कि वो महिला किस तरह से लिखती थी। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा। मेरा प्यार लो और तुम्हारा जेठू। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हो ये बात नहीं थी, और भी कई लोग थे दिल्ली में। जेठू और तातूस, एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो लिखती वह सब तातूस उन्हें फ़ोन पर सुनाते थे। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वो मुझसे बोले, देखो तुमने ये जो लिखा है वो मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, ये एनी फ्रैंक कौन है? एनी फ्रैंक की डायरी आपको बता दें कि ये डायरी आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली डायरियों में है। जब हिटलर का शासन था जर्मनी में और यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार किए जाते थे, उस समय एनी फ्रैंक यहूदी थी और वो गुप्त एनेक्सी में छुपी हुई थी, और वहाँ पर वो अपने गुप्त एनेक्सी में अपने जो दिन बिताती है वो डायरी में लिखती है। और वो सिर्फ 12-13 साल की लड़की होती है। बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी डायरी छपती है, जो कि उस समय के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। तो वो इसी एनी फ्रैंक के बारे में पूछती है। तातूस ने जब मुझे उसके बारे में बताया कि एक पत्रिका निकाल कर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हो गई थी। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस की थी और जेठी की बंधु थी। वह कलकत्ता में ही कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वो मुझसे कितना स्नेह करती है। वैसा ही स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला है। मैं सोचती थी कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था, जिनकी चिट्ठियाँ पढ़कर बार बार इच्छा होती थी कि उनके साथ बातें करूँ, हंसूँ, खेलूँ, ये करूँ, वो करूँ। उनसे पूछूं, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिलेंगे? कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? इसी प्रकार से वो अपने मित्र के बारे में सोचने लग जाती है और खुशी रहने लग जाती है। इस प्रकार से हमने देखा बेबी अपने जीवन में इस प्रकार से आगे बढ़ रही है और ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ती ही जा रही है। इसमें आगे हमें अब ये देखेंगे अगले भाग में हम कि वो कैसे अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करती है। धन्यवाद।